हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में कहाँ तक कर चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं क्या विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र जो है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है, एक नया टॉपिक पढ़ना है इस पहले चैप्टर में, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? टॉपिक का आज का नाम है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और हम इसके द्विध्रुव के कारण आघूर्ण भी पढ़ेंगे। द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, जरा देखो ये विद्युत द्विध्रुव है क्या। देखो, ध्रुव का मतलब होता है टू इक्वली अपोजिट। जब भी एक शब्द तुम्हारे कान में सुनाई दे ध्रुव, तो जब भी आप ध्रुव का मतलब समझो, तो ध्रुव का मतलब जब भी आप समझ सकते हो एक चीज से कि दो चीजें होंगी एकदम सेम होंगी बट अपोजिट होंगी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी में सेम है बट नेचर कैसा होगा, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं ध्रुव। ध्रुव का और आगे लगा है द्वि, तो द्वि का मतलब क्या होता है दो ध्रुव, और विद्युत लगा है इसका मतलब चार्ज की बात हो रही है। तो जब भी कोई दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, सपोज करो एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। ठीक है, ये चार्ज कैसे हैं? सेम चार्ज है, इसलिए दोनों को क्यू क्यू से लिखा गया है। नेचर कैसा है? दोनों का अपोजिट है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। अगर इनको एक दूसरे से एक अति अल्प दूरी पर रखा जाए, ये दूरी कितनी है? अति अल्प दूरी है या अल्प दूरी है। ठीक है, एक अति अल्प दूरी पर रखा जाए, जिसको हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, सपोज करो हमने क्या बोल दिया, 2a बोल दिया। ये इन दोनों के बीच का एक यहां पे एक मिड पॉइंट है, जिसको हम o से लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेकर o तक की डिस्टेंस कितनी है? a है, और o से इस आवेश तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो भी a है। दोनों को मिलाया तो 2a बन गया। तो इस तरीके का जो ये युग्म बनेगा, उस युग्म को या ये तरीके की जो व्यवस्था आपके सामने बनी, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, तो द्विध्रुव है क्या? अगर हम इसकी डिफाइन की अगर हम बात करें, इसके अगर डिफाइन की अपन बात करें, तो द्विध्रुव क्या है कि जब दो समान, या हम कहें परिमाण अपन बाद लेते हैं, दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो वह एक युग्म का निर्माण करते हैं। एक युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस युग्म का जो निर्माण हुआ, इस युग्म के निर्माण को हम क्या कहते हैं? दो वह एक युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे या हम कहें इस युग्म को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है।
ठीक है, ये इसकी क्या है परिभाषा है कि जब दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेशों को, यहां पे को लगा लेना है आगे, आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर या अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो वह एक युग्म का निर्माण करते हैं। इस युग्म को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब जरा देखो, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। तो द्विध्रुव की तो ये परिभाषा है और ये व्यवस्था किसकी है, द्विध्रुव की है। नेक्स्ट हमको इसी में क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको बेटा हम किससे लिखते हैं, इसको हम वेक्टर मतलब हम इसको लिखते हैं P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि द्विध्रुव में उपस्थित कोई भी एक आवेश, ठीक है, या ये वाला या ये वाला, किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उन द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है 2a, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है किसके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। यानी विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वह क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन आपको लिख लेनी है। नोट्स शायद मैंने आपको व्हाट्सएप पे करवा दिए हैं और आपको मिल भी गए होंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगी उनको लिखने में, जरा लिख लेना उनको। ठीक है, अच्छा, तो P बराबर क्या मिल गया आपको, Q इंटू 2A मिल गया। ये आपका क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह कैसी राशि है, जो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, दिशा होगी। तो सदिश राशि जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं क्या, एक तो होती है उसके अंदर दिशा और एक क्या होता है, एक होता है उसके अंदर परिमाण। ठीक है, इसका परिमाण यानी P बराबर Q इंटू 2A, ये तो इसका क्या कहलाएगा, ये इसका परिमाण है। और दिशा क्या होगी इसकी, जो दिशा होगी P की किधर होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। ठीक है, क्या क्या होगी, इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। ठीक है, अगर देखो, अगर अपन बात करें इसके द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की, तो मात्रक क्या बनेगा, जो Q होता है उसको हम कूलाम से लिखते हैं और ये जो 2A है ये एक दूरी है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो P का जो मात्रक होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका क्या है, मात्रक है, मात्रक। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे ही एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ लिखना है, विद्युत द्विध्रुव डालना है, उसकी डिफाइन ये रही, डायग्राम आपके पास में ये रहा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम P से लिखते हैं और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। इसको आप लिख सकते हो क्या, कि विद्युत द्विध्रुव क्या आघूर्ण क्या होता है, कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, कोई सा भी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर Q इंटू 2A।
इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, अपन आगे देखते हैं, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। अगर द्विध्रुव आघूर्ण की कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर विमा पूछ लेता है कि इसकी विमा क्या होगी। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो फॉर्मूला क्या है इसका, P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, तो जो P की जो Q है उसकी विमा क्या होती है बेटा, इसकी विमा होती है 80, या आप लिख सकते हो अगर एक सीरीज में लिखा जाए तो TA। और ये एक दूरी है, तो दूरी को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया L, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा ये हो जाएगा M0L1 T1 और A1। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है, चलो इतना करते हैं अभी इसमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसकी अक्ष पर कोई बिंदु रखा हुआ है और इसकी निरक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, तो इस द्विध्रुव की वजह से उन दोनों स्थितियों में कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है अपना, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकलती है। कहां कहां पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, और दूसरा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर। ठीक है, अब जरा अक्षीय रेखा क्या होगी द्विध्रुव की, निरक्ष रेखा क्या होगी, जरा इसको समझो। अगर ये -q आवेश है और इससे 2a दूरी पर कोई और आवेश रखा हुआ है पॉजिटिव q, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक युग्म का निर्माण करेंगे जिसको हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये अगर इसके अनुदिश जो रेखा होगी, इसी लाइन के अनुदिश जो रेखा होगी, इस रेखा को, या इधर भी ले सकते हैं आप, इधर भी ले सकते हैं, इस रेखा को अपन बोलते हैं अक्षीय रेखा, जो अक्ष पर है, अक्ष। ठीक है, अक्षीय रेखा। और जो द्विध्रुव का मिड पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, यानी O, इससे ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची गई रेखा जो होती है, इससे ऊर्ध्वाधर रेखा में जो रेखा खींची जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो रेखा खींची जाएगी, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, निरक्ष रेखा। ठीक है, अगर इसके द्विध्रुव से कहीं पर यहां पे अगर कोई P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, या अगर यहां पे कोई P पॉइंट है तो यहां पर इसकी अक्ष पर, या यहां पर, या यहां पर, इन स्थितियों पर हमें विद्युत क्षेत्र का क्या करना है, गणना करनी है। कि क्यों, क्योंकि ये दो आवेश हैं, तो ये दोनों आवेश किसी न किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर रहे होंगे, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा और इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर, या इन दोनों की वजह से इस यहां पर जो P पॉइंट है, इन दोनों स्थितियों में अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जरा इसको देखते हैं अपन।
क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, टॉपिक डालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, टॉपिक डालो, क्या है टॉपिक अपना, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या होगा इसमें, कोई ये माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 2a है, या इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे ये डिस्टेंस कितनी दी है, 2a, यहां तक तो अपन ने पढ़ा है। तो अपन को करना क्या है कि इसके कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, तो देखो अक्षीय रेखा कहां पे है, ये, तो मान लो यहां कोई ये P पॉइंट है, इस रेखा को क्या करो, इस P पॉइंट से मिला दो, ये अक्षीय रेखा पर कोई P पॉइंट स्थित है, इस P पॉइंट पर इस दोनों आवेशों के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम इस P पॉइंट की इस द्विध्रुव से जो दूरी लेते हैं, इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो कि जब भी द्विध्रुव की वजह से जो दूरी ली जाएगी अक्षीय रेखा पर या निरक्षीय रेखा पर, वह हमेशा केंद्र बिंदु से ली जाती है। तो यहां से मान लेते हैं कि O बिंदु से इस P पॉइंट तक की जो दूरी है, इस P पॉइंट तक की जो दूरी है वह कितनी है, वह r है। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह कितनी निकालते हैं अपन, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, या हम बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसी की जगह पे इस के को रख दिया जाता है। इतना तो अपन ने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, एक रखा हुआ है क्यू और एक रखा हुआ माइनस क्यू, इसे मान लो ए पॉइंट और इसे मान लो क्या, बी पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, जब हम कंसीडर करेंगे किसको, इस P पॉइंट को, यानी सॉरी बी पॉइंट पे जो रखा हुआ आवेश है, तो हमें क्या चाहिए, इस आवेश के कारण इस P पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये जो होता है E बराबर के क्यू और अपॉन में आर स्क्वायर, ये जो R होती है वह क्या होती है, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस प्लस क्यू पॉइंट से ये P पॉइंट कितना दूर है, तो हमें दूरी कितनी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए अपन को। ठीक है, तो देखो हमें कहां से लेकर कहां तक पता है, O से लेकर P तक पता है, हमें चाहिए कितनी, BP। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी R में से अगर इस A को घटा दें, क्यों, क्योंकि ये भी A होगा और ये भी A होगा, तो इतनी डिस्टेंस क्या है, A है, पूरा क्या है, R है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, R माइनस A, मिल गया। ठीक, अब वैसे ही हमें माइनस क्यू की वजह से भी फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस क्यू से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या यहां तक तो R है, R में A को और जोड़ दे तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये अपने पास में बन जाएगी डिस्टेंस R प्लस A, दोनों डिस्टेंस आ गई। ठीक, अभी बस अपन को करना क्या है कि हमको प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों जगहों पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहां पे कहानी लिख लेंगे, नोट्स में भी लिखी हुई है क्या, कि माना चित्रानुसार, या ऐसे लिख सकते हैं, चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश अवस्थित है।
विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। इस P बिंदु जो है अक्षीय रेखा पर, यानी P बिंदु अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। फिर ये डायग्राम बना लेंगे और फिर उसके नीचे से क्या लिखेंगे, तो देखो तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसे अपन E1 से लिख सकते हैं। तो E1 बराबर अपना क्या निकल कर आएगा, क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू से, आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी दिशा को व्यक्त करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि P बिंदु पर इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वह बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू से जो आवेश निकलता है वह आवेश बाहर की ओर जाता है। ठीक है, प्लस क्यू से आवेश हमेशा कहां जाता है, बाहर की ओर जाता है। ठीक है, कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। और माइनस क्यू से आवेश हमेशा कहां जाता है, अंदर की ओर। ये आएगा अंदर की ओर कब, जब ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको बीच में एक टॉपिक स्किप हो गया है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं। ठीक है, अगर वो स्किप हो गया तो मैं उसको नेक्स्ट में करा दूंगा, मैं आपको मैं देख लूंगा एक बार कराया है कि नहीं कराया है। हो जाता है थोड़ा माइंड से स्किप, फिलहाल के लिए अपन इतना समझते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, तो इस P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, यानी हमारा E1 इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे किधर, BP की दिशा में। ठीक है, ऐसे समीकरण नंबर आप 1 डाल सकते हो। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कितनी निकलेगी, ये आएगा E2 इक्वल टू के की जगह पे आप 1/4πε0 भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लगना है तो आप ऊपर लगाएंगे वेक्टर, और यहां पे अपन क्या लिख देंगे, PB की दिशा में। क्यों? क्योंकि P पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह अंदर की ओर आएगा, तो ये इसको इस ओर खींचेगा। ये हमारा क्या E2 और ये क्या E1। ठीक है, दोनों परिमाण में समान है परंतु दिशाओं में कैसे हैं, ये विपरीत हैं। ठीक है, कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश परिमाण में समान है परंतु दूरी क्या इनकी अलग अलग है। तो E1 डायरेक्शन है इस ओर और E2 डायरेक्शन है किधर, इधर। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमको क्या करना है, हमको P पॉइंट पर जो E1 गया इस डायरेक्शन में और E2 गया इस डायरेक्शन में, तो हमें P पॉइंट पर टोटल चाहिए, कुल चाहिए कि P पॉइंट पर इन दोनों की वजह से कुल जो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा। ठीक है, यहां तक लिखो, मैं साफ करता हूं जरा, फिर मैं इसको
इसको समीकरण नंबर 2 डाल देना, जो लास्ट में जो आया था समीकरण नंबर 2। तो यहां लिखेंगे क्या, P बिंदु पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम इसको बोले ई नेट, तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, E1 और प्लस का E2। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर आ जाएगा E1 प्लस का E2। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। अब अपन को पता है क्या कि जो E1 और जो E2 हैं वे एक दूसरे के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, चलो और हमको पता है क्या कि आप एक तरीके से ये भी दिशा को एक तरीके से भी देख सकते हो क्या, कि हमें पता है कि जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह माइनस से प्लस क्यू की ओर जाता है ऐसे करके। तो अगर इस डायरेक्शन में है कोई विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब है वो P की दिशा में है। अगर इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि P के विपरीत दिशा में है। तो जो E1 जो है वह P की दिशा में है और जो E2 है वह P के विपरीत दिशा में है। ऐसे भी आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जो आपने समीकरण 1 क्या आया अपना, समीकरण 1 दोनों समीकरणों को अपन यहां पे लिख लेते हैं। ये आया था E1 बराबर KQ और अपॉन में R माइनस A का स्क्वायर, और ये यहां पे आया था क्या, E1 वेक्टर अगर अपन इसको लगा रहे हैं तो अपने यहां पे बोल रहा था क्या, BP की दिशा में। ठीक है, और इसको और एक्सप्रेशन में लिखना हो तो आप बोल सकते हो क्या, P KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, और यहां पे लगा सकते हो क्या, एक कैप करके P कैप। ठीक है, ये P कैप आपको क्या बता रहा है, P कैप बता रहा है कि इसकी जो दिशा है वह किस ओर है, P की ओर है। जिधर P की दिशा है उस ओर हमारा क्या है, E1 है। ठीक है, और कहीं कहीं अगर आपको यहाँ पे अगर ये भी दिक्कत हो रहा हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन थी, वहां पे लिख लेना। अगर नहीं लिखा है ना तो वहां पे एक इक्वेशन को बढ़ा ले, एक पॉइंट और बढ़ा लेना वहां पे। ठीक है, इसी प्रकार हम E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 को लिख सकते हैं 1/4 पाई, अगर ये यहाँ पे नीचे कट रहा है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको लगा सकते हो माइनस के P कैप, जो कि ये क्या बता रहा है आपको कि जो E2 है वह द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है और E1 जो है वो उसी की दिशा में है। अब ये अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो अपन को पता है क्या कि दोनों एक ही रेखा में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनको अपन लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन आ जाएगा। अगर आप कॉमन भी नहीं ले तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, R माइनस के A का स्क्वायर। ये दोनों, ये क्या है, नेगेटिव में है, इसको नेगेटिव में लिख देंगे। नेगेटिव बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि घटेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट की आप लगा सकते हो क्या, P कैप। ठीक है, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये वाला माइनस P में है, विपरीत दिशा में है, इस वजह से। तो बस इसको क्या करना है, हमको आगे सॉल्व करते हुए जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन कहां ले लें, दोनों में से कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा क्या, 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर।
और ये पी कैप। आप चाहो तो इस पी कैप को हटा भी सकते हो, तो यहां से वेक्टर हटा देना फिर, ठीक है। सदिश वो अगर सिर्फ परिमाण परिमाण करना चाहते हो तो परिमाण ही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि पी कैप क्यों आ गया, वेक्टर क्यों आ रहा है, इनको भी साफ कर सकते हो आप, सिर्फ परिमाण परिमाण दिखा सकते हो। एंड में जाके सिर्फ पैक पैक वो लगा देना, पी कैप लगा देना। चलो इतना लिख लो जरा। तो अपन ने अभी यहाँ पे जो हमने साफ कर दिया इसको हमने कहां तक पढ़ लिया था, ये हमारा निकल कर आ चुका है ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या 1/r-a² माइनस 1 यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्यू भी है, तो ये हो जाएगा 1/r+a²। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये यहां जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा r+a² माइनस r-a², और एलसीएम में क्या आ गया r-a² और r+a²। ठीक है। देखो दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को यहां से स्क्वायर इन दोनों पे से हटा के इस पूरे पे लिख सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी कैप चल रहा है साथ में, और ये क्या जाएगा r² + a² + 2r। इसको खोलेंगे, माइनस बाहर लगा हुआ है, जितने भी प्लस के होंगे वो सब माइनस के, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के r² माइनस के a² और प्लस के 2r। ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, सर समीका बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² वाला बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या r² माइनस a² का स्क्वायर। ठीक। अब जरा देखो r² से r² गया, a² से a² गया, अब बचा क्या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह गया 4ra अपॉन में r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में दो चीजें करेंगे, एक क्या, इस 4ra को अपन क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, और r² माइनस a² को दोनों को, तो देखो क्या, क्योंकि जो r है, या अपन कहें कि जो a है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, r से, यानी इन दोनों के बीच आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही अल्प होती है, जो कि दूरी r की कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जो a² होगा वो और भी छोटा होगा किससे, r² से, तब a² के पद को छोड़ने पर, इसको छोड़ने से क्या होगा, हमारे एक्सप्रेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, पद को छोड़ने पर। ठीक है। और देखो ये जो 4ra है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिर्फ यहां पे लिख के बता रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2r और 2a, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4ra ही आएगा। ठीक है। तो देखो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे और अपना क्या चल जाएगा, काम हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, यहां पे हो गया पी कैप, यहां पे भी चल रहा है पी कैप, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं अपन क्या 2r, और इनटू में 2a को क्या कर देंगे, यहां से खत्म कर देंगे, तो यहां पे बचेगा क्या, सिर्फ r², और इसका स्क्वायर है, यहां पे था ना a², तो अपन क्या कर रहे हैं
यहां से इसको हटा दे रहे हैं, इस पद को हटा दिया हमने, ठीक है, तो इस पद को हटा दिया तो यही तो बचा सिर्फ अपने पास में। अब जरा देखो, ये जो 2a है और ये जो q है, इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस q को अपन अंदर लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2r, और यहां पे लिख सकते हैं q इंटू 2a, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, इससे ये 4 कटेगा एक टाइम, तो यहां पे आर क्यू बचेगा, ठीक है। और ये जो q इंटू 2a है, अभी अभी हमने पढ़ा था क्या कि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2a होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, ठीक है। जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको उतार लो, मैं इसको साफ करता हूं फिर, ठीक है। तो अपने पास में जो ई नेट आया वह क्या निकल कर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा अंदर क्या, पी, और यहां पे हो गया क्या, आर क्यू, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्या, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो आप, के, तो ये हो जाएगा इनटू में के, और 2p अपॉन आर क्यू, पी कैप पी कैप, ठीक है। ये इसका क्या है, सदिश रूप है। अगर इसका सिर्फ हमें परिमाण परिमाण निकालना है तो सिर्फ e चाहिए, तो अपन के लिए क्या हो जाएगा, k 2p अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, इसका परिमाण परिमाण आ गया, p को हटा दिया। तो देखो ये जो p है, इस p से आपको पता क्या चल रहा है, इस p से पता ये चल रहा है पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आया है, और p कैप हमने लगा के रखा हुआ है, तो p कैप का मतलब क्या है कि इस ई नेट जो होगा, ई नेट कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वह p की दिशा में है, इस p कैप का मतलब ये है। तो जब परिणामी विद्युत क्षेत्र p की दिशा में है तो इसका मतलब क्या है, bp की दिशा में है। तो हम कहेंगे क्या कि जब भी कोई बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित होगा तो उसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वह द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा, ठीक है। ये था हमारा माइनस क्यू, यहां से यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू। जब अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है तो E1 हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, E2 हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इनका हमने परिणामी निकाला तो E नेट हमारा किस ओर निकल कर आया, इस ओर निकल कर आया, ठीक है। और यही डायरेक्शन किसकी होती है, यही डायरेक्शन P वेक्टर की होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P हो गया। और कहीं कहीं पे आपको क्या मिला हुआ होगा, इस P की जगह पर क्या होगा, R कैप लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, R कैप लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे घबराना नहीं है, R कैप का मतलब क्या है कि केंद्र से R की दूरी यही तो ले रहे अपन, यही से तो दूरी ये ली जा रही है, तो R कैप लगाने का मतलब क्या है कि R के अनुदिश ही है, नया राउंड में किधर है, R के अनुदिश ही है ऐसे। तो आप दोनों केसेस में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पी कैप भी लगा सकते हो, पी कैप बता रहा है मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है, अगर आर कैप लगाओगे तब भी उसी की दिशा होगी इधर होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है उस चीज को लेके। ये अपने पास में है क्या, पी कैप। तो ये था हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना होता है, ई नेट बराबर के 2p अपॉन आर क्यूब, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा भी होती है। तो जो ई नेट होगा अक्षीय रेखा पर वह किस ओर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, ठीक है।
तो ये है हमारा आज के जो हमको पढ़ना था। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज इतना रखते हैं, आज यहाँ तक कर लो। अगर कोई बीच में कोई टॉपिक अगर मिस होगा, अगर आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं पढ़ा है या फिर कोई और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी बात है, आप कमेंट करो, मैं देख लूंगा चैनल पे कि क्या क्या है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी चीज में तो। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट करो। ठीक है, अब अगले 2 दिन में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल हमको बन सकते हैं एग्जांपल, सारी चीजों को अपन करेंगे, और फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं।